हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके MED 008 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके दिसंबर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। हो सकता है कि उस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएं। सो यहाँ पर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो वीडियो है ये मैंने कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सो सेम वीडियो का जो लिंक है वो हिंदी मीडियम का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर हिंदी मीडियम का वीडियो भी देख सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि ब्रीफली डिस्कस द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि वो क्या करती हैं, गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है लार्ज स्केल डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारे इकोसिस्टम का आज एक बड़े पैमाने पे डिसरप्शन हो गया, इकोसिस्टम जो है हमारा पूरा ख़राब हो चुका है ना। जैसे कि जो भी हमारे जितने भी लैंड्स हैं, वाटर है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं बच्चों, वो सभी के सभी पॉल्यूट हो चुके हैं। तो क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, पहले आपको वो बताना है और फिर आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्वीकरण है बच्चों, वैश्वीकरण आप लोग समझते हो क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके वर्ल्ड की इकॉनमीज़ होती हैं, वर्ल्ड की जो इकॉनमीज़ होती हैं उन्हें हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इकॉनमीज़ का इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है कि वहाँ की मार्केट का जो सामान है वो हमारी मार्केट में आता है, हमारे मार्केट का सामान उनके मार्केट में जाता है ना। एक तो देखो इससे आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, पैकिंग वैकिंग होती है सामानों की, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी शुरू किया गया है, जिसको हम MED 002 में वैसे पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अगर आगे कहीं क्वेश्चन आएगा सो वी विल डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिलहाल हम लोग ग्लोबलाइजेशन को ही डिस्कस करते हैं और अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो कैसे ख़राब हो रहा है, इसको आप लोग बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, बनाकर भी आप लोग लिख सकते हो। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितना सारा टेक्नोलॉजिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लार्ज स्केल डेवलपमेंट हो रहा है, MNCs बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना था, सबसे पहले हमें डिस्कस करना था अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। So the greenhouse effect is the process by which gases in the earth atmosphere trap heat from the sun। जो हमारी अर्थ पे गैसेस होती हैं, सन से जो हीट आती है उसको ट्रैप कर लेती हैं और हमारे प्लैनेट को वार्म रखती हैं। ठीक है, जो हमारा प्लैनेट है अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, अगर रात को जब सन नहीं निकलेगा तो उस टाइम पे प्लैनेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हीट ट्रैप हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में हीट आके फंस जाती है। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले जो सनलाइट है वो अर्थ पे आती है। जो सन है वो अपनी सोलर एनर्जी को अर्थ पे भेजता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अभी जो अर्थ है वो क्या करती है, जो अर्थ है वो कुछ एनर्जी को बच्चों एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सम ऑफ दिस एनर्जी मेकिंग इट वार्म, ताकि वो उसको वार्म रख सके, गर्म रख सके। हीट री रेडिएट होती है, जो अर्थ है वो कुछ एनर्जी वापस से स्पेस में भेज देती है जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। और जो गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक है हमारी मीथेन गैस, कुछ वाटर वेपर्स हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, कि वो जो हीट है वो स्पेस में जाके ना मतलब फैले ना। सो दिस क्रिएट अ नेचुरल ब्लैंकेट दैट कीप्स अर्थ वार्म। तो यहाँ पर एक तरीके का बच्चों एक ब्लैंकेट बन जाता है जो हमारी अर्थ को क्या रखता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है। सो विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर मोस्ट लिविंग थिंग्स। तो
तो देखो आपको पता होगा कि हर एक लिविंग थिंग को एक एक टेम्परेचर सूट करता है। जैसे हमारा भी एक टेम्परेचर सूटेबल है। अगर हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो अर्थ है, अर्थ विल बिकम टू कोल्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉजिंग टू मच हीट टू बी ट्रैप्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है। सो जो हमारी अर्थ थी पहले, जब हमारी अर्थ थी पूरी नेचुरल, तो सब कुछ उसमें एकदम सही था, सिस्टमेटिक था, जितनी हीट ट्रैप होनी थी उतनी ही होती थी। लेकिन जब हम लोगों ने इन गैसेस को बढ़ा दिया है ना, एटमॉस्फेयर में ये वाली गैसेस ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप होने लग गई, और इससे हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, और हो रहा है हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। तो आई होप कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इकोसिस्टम को डिसरप्ट करता है, कैसे वो उसको खराब करता है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज। जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या बढ़ रही है बच्चों? उनके बीच में बढ़ रही है इंटरकनेक्टेडनेस। कैसे कनेक्ट हो रही हैं कंट्रीज? दे आर कनेक्टिंग थ्रू ट्रेड, ट्रैवल और टेक्नोलॉजी, वाइल इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। सो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के हम लोग क्या देख रहे हैं? देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग ट्रेड डे बाय डे, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ट्रैवल डे बाय डे, एंड टेक्नोलॉजी आप लोग देख ही सकते हो। टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो कि आप लोग कैसे अपने घर बैठे एक वीडियो से आज पढ़ रहे हो। सो वाइल इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स, इट ऑल्सो लीड्स टू लार्ज स्केल डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है उसका एक बड़े पैमाने पे बच्चों डिसरप्शन हो जाता है। हमारा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो गया, ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? व्हाट आर द वेरियस वेज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफॉरेस्टेशन। यू नो व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम ट्रीज़ को काट देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे लार्ज फॉरेस्ट लैंड था उसको हमने कट करके उसको एग्रीकल्चरल लैंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। सो इफ़ अब हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमें जो प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड आपने देखी। अब यहाँ पे आप लोग पाम ऑयल देख सकते हो। आपको पता है कि आजकल फूड इंडस्ट्री में पाम ऑयल का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। चाहे आप लोग बिस्किट्स खा लो या फिर आप लोग चॉकलेट्स खा लो, कुछ भी आप लोग खा रहे हो उसके अंदर बच्चों पाम ऑयल है, वुड है, बीफ है, ये सब मतलब ये डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड है वर्ल्ड वाइड। जिस डिमांड को पूरा करने के लिए आज फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और एक अलार्मिंग रेट पे काटा जा रहा है, यानी कि बड़े पैमाने पे काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा हैबिटेट है, हैबिटेट्स जो हैं सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स थे। और जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में जो आपके जितने भी आपके प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, बेसिकली फ्लोरा मीन्स जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, है ना, जो भी आपके ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, दे ऑल कम अंडर फ्लोरा। और फौना में आपके सारे के सारे एनिमल्स, आपके इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे दे ऑल कम अंडर फौना। सो ये हमारी वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, जो कि आज बच्चों डिस्ट्रॉय हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देन हमारा जो दूसरा है वो है बच्चों हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एज यू ऑल नो, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। स्पेशली कहाँ पर होता है? स्पेशली अभी जो पॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, जहाँ पर वो एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन और इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं। स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़, और जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं वो फैलती जा रही हैं। So with increased trade and travel, species that are not native to an area are introduced. अब यहाँ पर ट्रेड एंड ट्रैवल की वजह से क्या होता है? देखो नेटिव का मतलब क्या है? नेटिव का मतलब होता है जो भी स्पीशीज़ वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल थी, नेचुरली अवेलेबल थी, उसको कहीं से बाहर से नहीं लाया गया। लेकिन जब इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाती हैं, यानी कि जो वहाँ की नेटिव नहीं होती वो आ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? जो लोकल स्पीशीज़ होती हैं उनके साथ कम्पीट करती हैं और लोकल स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं उसकी वजह से, और हमारा क्या होता है?
बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, हमारे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग ओवरफिशिंग को बताएंगे। ओवरफिशिंग वही जो हम लोग ओवरफिश कर रहे हैं, सी फूड को खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि हमारी जो फिश पॉपुलेशंस हैं वो डिप्लीट हो रही हैं। और क्लाइमेट चेंज आप सभी को पता होगा कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या हो जाता है, एसिलरेट हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड जो भी हमारी इकोसिस्टम है, टेम्परेचर, सी लेवल, सब कुछ बढ़ने लग जाता है। सो इन समरी हम लोग क्या कहेंगे, that while globalization help economic growth, it also puts pressure on the environment, leading to the disruptions in the ecosystem. So I hope कि आप लोगों को ये आंसर काफ़ी अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने PDF को ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर आप लोगों को PDF अवेलेबल करवा दूँगी, ताकि आप लोग फिर वहाँ से PDF से वापस से रिवीजन कर सकते हो। और उससे बेटर ये है कि अगर आप लोग खुद से अपने नोट्स बना लोगे, इस वीडियो से शॉर्ट नोट्स बना लोगे, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो अपनी रिवीजन को। तो अभी एकदम सही टाइम है। अभी जो बच्चा प्रिपेयर करेगा उसको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम चलेंगे आज के हमारे दूसरे टॉपिक पे। सो अभी जो है आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में ना शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कभी कभी। चिल्का बचाओ आंदोलन क्या है, चिपको मूवमेंट क्या है, हमें उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो बच्चों चिल्का बचाओ आंदोलन है, सबसे पहले हम उसका मीनिंग बताएंगे। जो चिल्का बचाओ आंदोलन है वो लोगों का मूवमेंट था, जिसमें वो लोग चिल्का लेक को बचाना चाहते थे, जो कि इंडिया की ब्रैकिश वाटर लेक है, फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ताकि वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से वो बच सके। इसका हमें बैकग्राउंड बताना है। तो ये शुरू हुआ था 1990s में, और जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो क्या करेगी कि कुछ पार्ट जो है चिल्का लेक का वो किराए पे ले लेगी, लीज पे ले लेगी, ताकि वहाँ पर प्रॉन्स की फार्मिंग कर सके, जिसकी वजह से जो हमारी लेक थी उसकी इकोलॉजी ख़राब हो रही थी, और जो लोकल फिशरमैन्स थे उनका लाइवलीहुड बच्चों छिन जा रहा था। तो ये कारण था, ये इसका बैकग्राउंड है। फिर इसके लिए प्रोटेस्ट किसने किया, तो जो लोकल फिशरमैन्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उन सब ने प्रोटेस्ट किया। फिर इसका बच्चों आउटकम क्या निकला, तो इसका आउटकम निकला कि जो लार्ज स्केल प्रॉन फार्मिंग था उसको हॉल्ट कर दिया गया, और जो भी हमारा एनवायरनमेंट था और जो वहाँ के फिशर फॉक्स थे, जो भी वहाँ के फिशरमैन्स थे, उनकी लाइवलीहुड, जो ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसको बचाया गया। ठीक है। सो ये था आपका चिल्का बचाओ आंदोलन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ चिपको मूवमेंट स्टूडेंट्स। सो एज यू ऑल नो, चिपको मूवमेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ है। चिपको मूवमेंट देखो, जो मेरा MED 008 है, इसके मैंने जून सेशन में भी कुछ वीडियोज़ बनाए थे, जिसके अंदर मैंने रिपीटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो आप लोग क्या करोगे, वो पुराने वाले वीडियोस भी एक एक बार देख लो क्या जा रहा है। हो सकता है उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। वहाँ पर मैंने चिपको मूवमेंट को और डिटेलिंग में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको डिटेल में भी आ जाएगा, शॉर्ट में भी आ जाएगा। तो वो वाला लिंक जो देखो, मैंने लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे दूँगी। एक तो चैनल का लिंक दे दूँगी, और दूसरा लिंक हम दे देंगे आपको हमारे प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट से आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो जो हमारा चिपको मूवमेंट है वो एक तरीके का बच्चों एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट है, जो कि 1970s में शुरू हुआ था। प्राइमरीली इसमें जो विमेन है उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, और स्टेट था हमारा उत्तराखंड का, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में आता था। जिसमें जो लोग हैं वो फिजिकली जाते थे, ट्रीज़ को हग करते थे, ताकि जो भी लोग ट्रीज़ को कट करने के लिए आए हैं उनको वो लोग रोक सकें। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सो ये जो बच्चों हमारा मूवमेंट था, इसका एम था प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन। यानी कि कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जब हम पेड़ों को काटते हैं उनको बेचने के लिए, पैसा कमाने के पर्पज से। सो यहाँ पर जो कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ था, विच थ्रेटन द लोकल इकोसिस्टम। अब आपको पता होगा कि कहीं पर भी अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो लोकल सिस्टम थ्रेटन होता है, खतरे में आ जाता है, और जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं या ट्राइबल्स होते हैं, उनका लाइवलीहुड जो है बच्चों वो खतरे में आ जाता है। वो लोग जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं उनका लाइवलीहुड खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो बच्चों विलेजर्स थे, उनके क्या मेथड्स थे, किस तरीके से उन लोगों ने चिपको मूवमेंट को रोका।
तो जो विलेजर्स थे, स्पेशली जो वुमेन थी, उन्होंने एम्ब्रेस किया ट्रीज़ को टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड, सिंबलाइजिंग देयर कनेक्शन टू नेचर। तो यहाँ पर लोगों ने दिखाया कि उनका कितना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है नेचर के साथ, जिसकी वजह से वो लोग ट्रीज़ को नहीं कटने देना चाहते थे। अब आउटकम क्या निकला? सो ये जो मूवमेंट था, इसकी वजह से बैन लग गया ऑन द ट्री कटिंग इन द रीजन। उस रीजन पे ट्री कटिंग पे बैन लग गया और ग्लोबल अवेयरनेस फैली अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना बच्चों कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में पूरी ग्लोब में अवेयरनेस फैल गई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी। सो ये था हमारा चिपको मूवमेंट। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में जिसमें शॉर्ट नोट आता है, वो है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी। तो एक बार यूएनईपी के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है यूएनईपी। सो यहाँ पर जो यूएनईपी है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सो बच्चों, यूएनईपी जो है वो 1972 में फाउंड हुआ था और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। तो जब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर? स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन एनवायरनमेंट टॉपिक पे, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूएनईपी के नैरोबी केन्या में है। और इसका मिशन क्या है? सो इसका जो मिशन है वो है कोऑर्डिनेट करना इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एफर्ट्स लेकर आना, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एनवायरनमेंट एफर्ट्स को जगाना और हेल्प करना उन कंट्रीज़ की जो एनवायरनमेंट इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट इश्यूज़ को समाप्त करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं। तो उन सभी कंट्रीज़ को रोकना, ठीक है, रोकना नहीं, उन सभी कंट्रीज़ की हेल्प करना ताकि वो पॉल्यूशन को रोक सकें, क्लाइमेट चेंज को रोक सकें और बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोक सकें। अब हम इसके की रोल्स बता देंगे। तो सबसे पहला है, इसका काम है मॉनिटरिंग करना, रिसर्च करना। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट असेसमेंट करता रहता है, साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करता है, जिसमें एक इसकी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंटल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, वो ये पब्लिश करता है। दूसरा, पॉलिसीज़ बनाता है, जिसमें आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर वाला। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे अलग से भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने शायद से डिस्कस किया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन लेयर को बचाने की बात होती है। ओजोन लेयर यानी कि O3, जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को ताकि वो इस तरीके की ट्रीटीज़ को अपनी कंट्री में क्या कर सकें? इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर ये करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वर्किंग विद गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी के साथ ये लोग काम करते हैं और अचीव करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो इसके प्रोग्राम्स के, जैसे कि इसका एक प्रोग्राम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यूएनईपी जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट इशूज़ को टैकल करने में हेल्प करता है और एनकरेज करता है एक्शंस को, मतलब पॉजिटिव एक्शंस को एनवायरनमेंट को लेकर। तो यहाँ पर इसका एक क्रिटिकल रोल है एनवायरनमेंट को शेप देने में, ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ के लिए इनिशिएटिव्स करता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं और आपको हिंदी में मटेरियल चाहिए तो आप लोग लिंक पे जाकर देख लेना, दूसरा वीडियो जिसके अंदर मैंने लिख रखा होगा, सेम वीडियो है वो हिंदी में। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो उसका ही वीडियो मैं पहले बना दूँगी, ठीक है। इससे आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी।